हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स ए कुरान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं फिर से आपके लिए एक एमसीक्यू सेशन लेके आई हूँ और आज हम बात करेंगे मतलब दीज आर द एमसीक्यूज ऑन मॉडर्न हिस्ट्री या फिर इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। जेकेएसएसबी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल होता है एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कुछ एग्जाम्स में ही जैसे जेके पीएसआई में एंशिएंट और मेडिवल है, लेकिन 90% ऑफ द जेके एसएसबी एग्जाम्स में आपका जो हिस्ट्री का कंपोनेंट पूछा जाता है वो है फ्रीडम स्ट्रगल। सो आज सोचा कि आपके लिए उन्हीं के ऊपर एमसीक्यूज लेके आऊं और ये सारे एमसीक्यूज आपके स्टेटमेंट फॉर्म में है। स्टेटमेंट फॉर्म मतलब कि स्टेटमेंट फॉर्म हो गया, मैच द फॉलोइंग फॉर्म हो गया, मतलब ये उस तरीके के क्वेश्चंस है जो आजकल विद द चेंज ऑफ पैटर्न में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये उनके ऊपर है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर सीरीज। बट बिफोर आई स्टार्ट विद द लेक्चर सीरीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस लेक्चर सीरीज की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारी एप्लीकेशन विंग्स ए कुरान को डाउनलोड करना है और वहां पे फ्री पीडीएफ में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हो अपकमिंग टीचर के एग्जाम की तो दोस्तों उसके लिए भी विंग्स ए कुरान ने कोर्स लॉन्च कर दिया हुआ है। इट्स एन ऑनलाइन लाइव बैच। आप जाके हमारे एप्लीकेशन पे इसके बारे में जान सकते हैं। राइट, तो शुरू करें आज की क्लास। चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, रिगार्डिंग सब्सिडरी अलायंस। राइट, इंडियन अब सब्सिडरी अलायंस क्या है? सबसे पहले तो सब्सिडरी अलायंस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। राइट, अब सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस करने वाले थे लॉर्ड वेंसले, जो उस टाइम के आपके गवर्नर थे। राइट, सो उस टाइम के गवर्नर लॉर्ड वेंसले ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और सब्सिडरी अलायंस का मतलब हो गया कि जब ये अलायंस किसी एक रूलर के साथ साइन होता था तो वो वाली जो प्रिंसली स्टेट होती थी वो ब्रिटिशर्स के अधीन आ जाती थी या फिर अंडर आ जाती थी एज अ प्रोटेक्टोरेट स्टेट। ठीक है, और इसीलिए जो आर्मी थी, जो राजा महाराजा की आर्मी होती थी, मेजॉरिटी ऑफ द आर्मी को निकाल के उसको रिप्लेस करते थे फिरंगी सेना के साथ। राइट, इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट है वो किसी और फॉरेन या फिर किसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेडिंग अलायंस नहीं बना सकती है। राइट, और इसके अलावा कहने का मतलब ये है कि वो पूरा का पूरा प्रोटेक्शन के अंडर उनके आ जाता था। इसके अलावा जब कभी भी राजा या महाराजा को कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता था तो वो यूजुअली क्या होता है, अपने कोर्ट से पूछते हैं, अपने नोबल से पूछते हैं। तो अब राजा महाराजा कैन टेक द इंपॉर्टेंट डिसीजंस ओनली एंड ओनली अगर एक ब्रिटिश ऑफिसर, जिसको हम रेजिडेंट कहते थे, अगर उसके लिए हामी भरे तो। एंड दिस वाज द सब्सिडरी अलायंस। तो इसमें हमने क्या देखा? तो स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है कि इंडियन रूलर्स वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स एट देयर एक्सपेंसेस। तो बिल्कुल सही। अब जो इंडियन रूलर होते थे उनकी आर्मी रिप्लेस हो जाती थी विद द ब्रिटिश आर्मी, जिसको हम फिरंगी सेना कहते थे। और अंग्रेज कहते थे कि हम ये सेना को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो इसीलिए एज प्रोटेक्शन मनी आपको हमारी फिरंगी सेना को पैसा जो है वो आपको ही भरना पड़ेगा। सो आर्मी का एक्सपेंस कौन भरता था? ब्रिटिश आर्मी का इंडियन रूलर्स भरते थे। राइट, फर्स्ट। सेकंड इज द रूलर कुड एंटर इन अ फॉरेन रिलेशनशिप विदाउट ब्रिटिश अप्रूवल। तो नहीं, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वन ऑफ द मेजर फीचर्स ऑफ द सब्सिडरी अलायंस वो यही होता था कि राजा महाराजा कैन नॉट एंटर इनटू एनी अदर अलायंस विद एनी अदर ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया दोस्तों गलत। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है लॉर्ड वेंसले इंट्रोड्यूस दिस ब्रिटिश पॉलिसी। तो क्या ये सही है? तो हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो। अच्छा, आप लोगों के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। आप मुझे बताइए कि फर्स्ट प्रिंसली स्टेट विच केम अंडर सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, तो मुझे आपका आंसर जानना है, क्योंकि आई एम श्योर आप में से बहुत हैदराबाद लिखेंगे, बहुत अवध लिखेंगे। तो आई वांट टू नो कि भाई आपकी नजर में या फिर अकॉर्डिंग टू व्हाट यू नो हु वाज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट। ठीक है, टू कम अंडर द सब्सिडरी अलायंस। सेकंड क्वेश्चन, हाँ, ये क्वेश्चन है ऑन मैच द फॉलोइंग और ये क्वेश्चन है ऑन रेवेन्यू सेटलमेंट। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आप चाहते हो ना
तो मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगी ऑन रेवेन्यू सेटलमेंट, क्योंकि ये जितनी भी सेटलमेंट्स है ना, चाहे परमानेंट सेटलमेंट हो, चाहे आपका परमानेंट सेटलमेंट जिसको हम प्यार से जमींदारी सेटलमेंट भी कहते थे, ठीक है, जमींदारी सेटलमेंट भी कहते थे इसको, इसमें सनसेट क्लॉ होता था, राइट। सो अगर आप कुछ चाहते हो कि मैं एक रेवेन्यू सेटलमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर बच्चे बोलेंगे तो मैं कल की वीडियो में एक पूरा का पूरा टॉपिक ऑन रेवेन्यू सेटलमेंट ले आऊंगी, ठीक है। सो आपने बताना है लिस्ट नंबर 1 एंड लिस्ट नंबर 2। सो यहाँ पे सेटलमेंट्स के नाम दिए और आपने बताना है कि भैया कौन कौन किस किसने जो है इंट्रोड्यूस वो किया था। सो पहला है रेवेन्यू सेटलमेंट, जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवेलिस, ठीक है। और याद रखिएगा ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1793 में इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट इज रियोतवारी सेटलमेंट, जिसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे कौन? थॉमस मुर्मू थे या हॉल्ट मैकेंजी थे? तो रियोतवारी सेटलमेंट आया था आपका 1820 में, और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे आपके थॉमस मुनरू एंड एलेक्जेंडर रीड, ठीक है। थर्ड इज महालवारी सेटलमेंट, राइट, जिसमें कलेक्शन के राइट किसके पास थे? महाल के पास होते थे। अब ये होते क्या थे मुझे बताना, मैं बता दूंगी, ठीक है। तो बताओ ये किसने इंट्रोड्यूस किया? हॉल्ट मैकेंजी ने। तो यस, दिस इज आल्सो राइट। मतलब ए का ऑप्शन है 1, बी का ऑप्शन है 2, सी का ऑप्शन है 3, 1 2 एंड 3। सो 1 2 एंड 3 इज ऑप्शन नंबर सी। ए का मतलब लॉर्ड कॉर्नवेलिस, आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज इन इंडिया। फिर आ गया रियोतवारी सेटलमेंट बाय अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरू, एंड महालवारी सेटलमेंट बाय हॉल्ट मैकेंजी। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ना ये भी दिया है, हाँ एक और चीज बता देती हूँ, दिस इज इन 1822। एक और चीज याद रखना, जेकेएसएसबी को ना बड़ी आदत है सीक्वेंस में पूछने की। तो अगर आपको सीक्वेंस में लगाने को आए तो याद रखिएगा सबसे पहले थी परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी सेटलमेंट, फिर आती थी रियोतवारी सेटलमेंट और फिर आती थी महालवारी सेटलमेंट। ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में लगाने को आएगा तो नाउ यू नो द आंसर ऑफ दैट आल्सो, राइट। चलो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड इज consider the following regarding the Queen's Proclamation of 1858. This is a JKPSI PYQ, ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं था बट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। अब आपने मुझे बताना है, पहला है इट ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, इज इट राइट और रॉन्ग? तो यस, दिस इज 110% राइट, क्योंकि ये वाला जो प्रोक्लेमेशन था जिसको हम क्वींस प्रोक्लेमेशन भी कहते हैं, इसको हम इलाहाबाद डेक्लरेशन भी कहते हैं, इसको हम कैनिंग डेक्लरेशन भी कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, राइट। सो इसमें बेसिकली हुआ क्या था? इट केम जस्ट आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, राइट। और क्वीन बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, और इसीलिए सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो इंडिया में आया था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। आप लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ा होगा, राइट। तो इसमें बेसिकली सारी की सारी पावर कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी। सेकेंड वो बोलते हैं इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल। दिस कैन बी अ ट्रिकी क्वेश्चन, आपको हो सकता है आपको पता होगा कि इस एक्ट के साथ गवर्नर जनरल वॉज डेजिग्नेटेड एज और रीनेम्ड एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो याद रखना ऑफिस को एबॉलिश नहीं किया था, गवर्नर जनरल के का जो नाम था ना उसके साथ एक और नाम जुड़ गया, तो इसलिए इसका पूरा नाम होता था गवर्नर जनरल वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो अब से इसको वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी कहते थे। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज आल्सो कैनिंग, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हो गया जी गलत, मतलब दिस एंड दिस स्टेटमेंट इज राइट। सो एलिमिनेशन मेथड करोगे तो 1 एंड 3 हो जाएगा, पर हम थर्ड भी पूछ लेते हैं। वो कहता है इट प्रॉमिस नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपने द रीजंस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ा है या फिर कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट पढ़ा है तो उसमें एक सोशो रिलीजियस कॉज भी आता है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, तो ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट के साथ ये भी, इस प्रोक्लेमेशन के साथ ये भी बोला था कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे इन द रिलीजियस मैटर ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दिस इज थर्ड इज करेक्ट। सो आंसर हो गया 1 एंड 3, राइट। चलो फोर्थ,
Consider the following statements. अब this is basically question on vernacular press act. ठीक है, vernacular press act का मतलब हो गया कि it is related to press, मतलब अखबारों के साथ है, और ये 1878 में इंट्रोड्यूस किया गया था. सो 1878 में आता है आपका द वर्नैक्युलर एक्ट, जो बेसिकली रेगुलेट करता था या फिर बैन करता था उस टाइम पे वर्नैक्युलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स को. वर्नैक्युलर लैंग्वेज का मतलब हो गया रीजनल लैंग्वेजेस, और उस टाइम पे राइज ऑफ नेशनलिज्म था. लोगों ने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया, लोगों ने जो अपने रीजन की लैंग्वेजेस के अखबार थे उसको पढ़ने लगे, अवेयरनेस आने लगी, लोगों तक बातें पहुंचने लगी, वो समझने लगे कि अंग्रेज कर क्या रहे हैं. तो इसीलिए लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1878 में. और एक और चीज याद रखिएगा कि जब ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम पे बहुत ज्यादा जो है ना इस एक्ट को लेके प्रोटेस्ट हुए थे, सब कुछ हुआ था, और फिर इसीलिए लॉर्ड रिपन ने इसको 1822 में खत्म भी, सॉरी ठीक है, 1822 में नहीं, क्या बोलते हैं अपने, हाँ 1882 के अराउंड जो है इस एक्ट को खत्म कर दिया था. सो अराउंड 1882 जो लॉर्ड रिपन है उन्होंने इस एक्ट को खत्म कर भी दिया था, और लॉर्ड रिपन को कहा जाता है एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. ठीक है, सो ये लिखा है इट वाज रिपील्ड. ठीक है, हाँ एक और चीज याद रखना, इस एक्ट को ना गेजिंग एक्ट भी कहते थे. ठीक है, राइट, ये भी याद रखिएगा. सो पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या पूछा हुआ है. द वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट वाज इनैक्टेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड लिटन. तो बिल्कुल सही, 1878 में लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था. सो उस टाइम पर ही इस एक्ट को खत्म किया गया था. ठीक है, नेक्स्ट इज इट एग्जेम्प्टेड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स. एग्जेम्प्ट मतलब ये एक्ट अंग्रेजी के अखबारों पे नहीं लगता था, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये अंग्रेजी के अखबारों पे नहीं लगता था, ये सिर्फ और सिर्फ वर्नैक्युलर लैंग्वेज के अखबारों पे लगता था. रीजनल मतलब कि जो बंगाली न्यूज़पेपर्स, मराठी न्यूज़पेपर्स, ठीक है, फिर आपका गुजराती न्यूज़पेपर्स, उर्दू न्यूज़पेपर्स, उन पे लगता था. ठीक है, इट वॉज रिपील्ड बाय लॉर्ड लिटन. तो बिल्कुल सही, 1882 में इसको रिपील कर दिया गया था, मतलब खत्म कर दिया गया था, क्योंकि इतना ज्यादा इसके अगेंस्ट लोग आ चुके थे. ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सो how many statements are correct? 1, 2 and 3, all the 3 statements are correct. Right, चलो fifth question. Fifth is again match the following. चलो दोस्तों अब इसकी बात करते हैं. पहला है, हाँ जी, आपने मुझे बताना है कि इसमें से कौन कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं. तो पहला आता है ब्रह्मो समाज. तो ब्रह्मो समाज को बनाने वाले थे देवेंद्रनाथ टैगोर, हु वाज बेसिकली फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, तो ब्रह्मो समाज 1828 में बना था, और इसको बनाने थे राजा राम मोहन रॉय, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी कहते हैं. ठीक है, और ब्रह्मो समाज के एफर्ट्स के साथ ही 1829 में एंटी सती एक्ट या फिर लॉ पास हो गया था, और सती प्रथा बन गया था एक पनिशेबल ऑफेंस. तो पहला स्टेटमेंट हो गया दोस्तों गलत. हाँ, लेकिन अगर आपको पूछे क्या वन ऑफ द मेजर लीडर्स ऑफ द ब्रह्मो समाज वाज देवेंद्रनाथ टैगोर, वो सही है, लेकिन फाउंडर ये सही नहीं है. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज आर्य समाज. आर्य समाज इज स्वामी विवेकानंद. इज इट विवेकानंद? नो, विवेकानंद का नाम जुड़ा है रामकृष्ण मिशन के साथ, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. और आर्य समाज की शुरुआत करने वाले थे 1875 में हमारे दयानंद सरस्वती. दयानंद सरस्वती. ठीक है, और फिर 1893 में आपने पढ़ा भी होगा कि आर्य समाज ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स, मतलब वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ एजुकेशन, संस्कृत बेस्ड एंड इंग्लिश बेस्ड लैंग्वेज के ऊपर दो हिस्सों में टूट भी गया था. ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी हो गया जी गलत. सो फर्स्ट भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग. थर्ड इज द अलीगढ़ मूवमेंट बाय सर सैयद अहमद खान. इज इट राइट? यस, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. मतलब हमारा कितना स्टेटमेंट सही हो गया? पहला गलत, दूसरा गलत, पहला और तीसरा भी गलत. सी ऑप्शन इज करेक्ट विच इज 3 ओनली. ठीक है, चलो दोस्तों कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताते रहना. ठीक है, नेक्स्ट अप, नेक्स्ट इज अगेन मैच द फॉलोइंग. मूवमेंट, इवेंट्स और उसके एसोसिएटेड फीचर्स पूछे गए हैं. फर्स्ट इज द चंपारण सत्याग्रह. चंपारण सत्याग्रह कब हुआ?
तो जब गांधी जी केम बैक फ्रॉम अफ्रीका तो गांधी जी ने दोस्तों केक काटा था। केक का मतलब हो गया चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। ठीक है, सो दीज थ्री वर द इनिशियल मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी। सो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह था इन इंडिया। हाँ, एक और चीज याद रखना, अगर यहाँ लिखा होता फर्स्ट गांधीयन सत्याग्रह तो क्या वो सही होता? वो गलत भी हो सकता था, क्योंकि गांधी जी का पहला सत्याग्रह इंडिया में नहीं था, अफ्रीका में था। लेकिन यहाँ पे इंडिया मेंशन है तो बिल्कुल सही। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। नेक्स्ट अप, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका 1919 में आया था, राइट? और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज द बॉयकॉट ऑफ स्कूल कोर्स एंड फॉरेन गुड्स। यस, दिस इज राइट, क्योंकि इट टॉक्स अबाउट नॉन कॉपरेशन, कॉपरेट नहीं करना है। ठीक है, थर्ड इज द क्विट इंडिया मूवमेंट। कब आया? सो 1930 में क्विट इंडिया मूवमेंट आया था, और उस टाइम पे गांधी जी ने कहा था करो या मरो, दैट ईदर वी विल अचीव व्हाट वी वांट और वी विल डाई इन इट्स अटेम्प्ट, बट देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर इंडिया। सो यस, डू और डाई इज आल्सो करेक्ट। सो मुझे बताइए कितने ऑप्शन सही हैं? ए का हो गया, सो ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, दैट मींस 1 2 एंड 3। सो ए का हो गया, ए ऑप्शन का मतलब हो गया 1, नॉन कॉपरेशन 2, दिस इज 3, 1 2 एंड 3। इजी हो गया है ना, 1 2 एंड 3, डी आ गया इसका। ठीक है, चलो चलो दोस्तों आगे। नेक्स्ट इज consider the following statements regarding the civil disobedience movement. Oh, सॉरी, क्विट इंडिया मूवमेंट गलत हो गया दोस्तों। दिस इज नॉट 1930, दिस इज 1940। ठीक है, सो क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया आपका दोस्तों 1940 का। ठीक है, नॉट 1930, 1930 का तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। ठीक है, सॉरी, माय बैड। आई थिंक आई एम गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूज, इट इज 42। एक बार आप चेक कर लेना, आई थिंक 1942 है, शायद मेरा स्लिप ऑफ माइंड हो गया, होता नहीं है बट आई डोंट नो व्हाट। सो आई थिंक इट इज 1942, जहां तक मुझे याद है, या 1942 के अराउंड ही हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट। एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, शायद मुझसे गलती हो रही है बट दिस इज राइट, डू और डाई इसी में आया था। और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें सॉल्ट सत्याग्रह आया था। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930। ठीक है, सो इट बिगेन विद द डांडी मार्च, तो बिल्कुल सही है, राइट। 12 जो आपके सॉरी जो डांडी का शुरू हुआ था, सो फ्रॉम अपने साबरमती आश्रम टू डांडी तक गांधी जी चले थे, और डांडी पहुंच के कोस्ट ऑफ गुजरात, वहां पे जाकर गांधी जी ने सॉल्ट को चक के सॉल्ट टैक्स तोड़ दिया था। सो दैट इज राइट, इट वाज स्टार्टेड विद डांडी मार्च। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉल्ट टैक्स वाज डेलिबरेटली चैलेंज्ड, तो बिल्कुल सही, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, और इसमें जो सिंबल लिया गया था इट वाज सॉल्ट, तो राइट, दिस इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, थर्ड इज द मूवमेंट इमीडिएटली एंडेड आफ्टर मार्च। नो इट डिडंट, उल्टा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट ही डांडी मार्च के बाद हुआ था, जब गांधी जी ने डांडी पर पहुंच के सॉल्ट को चखा था, और गांधी जी ने कहा था कि अब यहां से मेरे सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया है, एंड नाउ द सॉल्ट सत्याग्रह हैज बीन लॉन्च्ड। सो दिस इज रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दैट मींस ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। पहला वो बोलते हैं दोस्तों, पहला वो बोलते हैं लाहौर सेशन कब हुआ? 1929 में। सो लाहौर सेशन में क्या हुआ था? एडॉप्शन ऑफ पूर्ण स्वराज हुआ था, बिल्कुल सही, यही हुआ था। और इस सेशन के प्रेसिडेंट बने थे जवाहरलाल नेहरू। ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी जो है इन्होंने पूर्ण स्वराज को एडॉप्ट किया था। सेकंड इज द बेलगाम सेशन ऑफ 1924, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1924 के सेशन के बाद 1925 में ही सरोजिनी नायडू विल बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन जो प्रेसिडेंट बनेंगी आईएनसी की। ठीक है, तो बेलगाम सेशन एक मात्र ऐसा सेशन था जिस सेशन के प्रेसिडेंट गांधी जी बने थे। इसके अलावा और किसी भी सेशन के प्रेसिडेंट गांधी जी बने नहीं थे, यहां तक कि 1934 में गांधी जी ने रिजाइन भी कर दिया था फ्रॉम एनी इलेक्टेड पोजीशन अंडर आईएनसी। सो गांधी जी वाज एन इंपॉर्टेंट लीडर बट नॉट अ मेंबर ऑफ आईएनसी आफ्टर 34। ठीक है, सो दिस इज द ओनली सेशन INC session presided by Gandhi. Yes, this is right. Next is the Haripura session. So दो सेशन है, the Haripura session and the Tripuri session of 1939, और इन दोनों सेशंस के प्रेसिडेंट बने थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस एम्फसाइजिंग ऑन नेशनल प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, yes this is right, and this is 1938, और इसके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र
both. So how many statements are correct? 1, 2 and 3 statements are correct. ठीक है, A option. Next up, 9th question. 9th is regarding the स्वदेशी movement. कब आया? तो दोस्तों 1905 में आया. So स्वदेशी movement was basically a reflection या फिर एक तरीके का response था of the partition of Bengal जो 1905 को हुआ by Lord Curzon. और 7 अगस्त 1905 में फ्रॉम कोलकाता या फिर कैलकाटा बंगाल से ही आपका स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था. और हमारे यहाँ पे 1905 के बनारस सेशन में आईएनसी ने स्वदेशी मूवमेंट को मास मूवमेंट की तरह लॉन्च किया था. सो इट फॉलोड द पार्टीशन ऑफ बंगाल. यस इट डिड, क्योंकि उसी का ही रिजल्ट था. बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी. तो बिल्कुल सही, स्वदेशी का मतलब यही था कि हम जो भी होगा इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स, इंडिजीनियस एजुकेशन, उसी को प्रमोट करने वाले हैं. थर्ड इज इट डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द बिगिनिंग. दिस इज रॉन्ग, बिल्कुल भी नहीं, उल्टा. कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात तो हमने 1929 के लाहौर सेशन में की है. तो थर्ड इज रॉन्ग, दैट मींस ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट इज राइट, व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, नेक्स्ट अप, लास्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो ये भी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ही पढ़ते हैं, या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में तो नहीं पढ़ते हैं, बट दीज आर बेसिकली वन ऑफ द फ्यू अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेटर्स. क्योंकि 1900 आपके 5 से जब पार्टीशन ऑफ बंगाल शुरू हो जाएगा, उसके बाद मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज आ जाएंगी आईएनसी में. और फिर 1907 में सूरत स्प्लिट के साथ मॉडरेटर एक्सट्रीमिस्ट दो में बट भी जाएंगे, राइट. और वन ऑफ द फ्यू अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेटर्स इज द काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. तो इस एक्ट में क्या आया था? इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट इलेक्शन. दिस इज 100% राइट. याद रखना, द एलिमेंट ऑफ इलेक्शन was first time used in 1892, but the word election, इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था. इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल पहली बारी 1909 के एक्ट में हुआ था. सो दिस इज राइट, यस. इसमें इलेक्शन का इस्तेमाल नहीं हुआ था. इसमें जो शब्द हुआ था वो था नॉमिनेशंस बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज. तो इलेक्शन की जगह वो हुआ था, बट इट वाज इनडायरेक्ट इलेक्शन, नॉमिनेशन बेस्ड होता था. नेक्स्ट इज इट अलाउ डिस्कशंस ऑफ द बजट. दिस इज राइट, बिल्कुल सही है, बट ऑफ कोर्स सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कुड नॉट बी आस्क्ड. थर्ड इज इट इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. बिल्कुल भी नहीं. 1947 तक there was no universal adult franchise. So third is wrong. That means only 1 and 2 statement is correct. ठीक है, तो दोस्तों आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पहले तो आपने मुझे बताना है कि ये एक्सप्लेनेशंस आ गई आपकी. ठीक है, सबसे पहले आपने मुझे बताना है कि आपका स्कोर क्या है. नंबर सेकंड, जो मैंने आपको होमवर्क पूछा है, द फर्स्ट प्रिंसिपली स्टेट टू कम अंडर सब्सिडरी अलायंस, वो कौन सी है. और थर्ड चीज आप मुझे बताओगे इफ यू वांट मी टू डिस्कस द रेवेन्यू सेटलमेंट्स. ठीक है, और दोस्तों अगर आप में से कोई भी टीचर की तैयारी कर रहा है तो विंग से उड़ान, जैसे मैंने पहले बताया, हैज लॉन्च्ड द बैच. इसके अलावा अगर आप में से कोई FAA का एग्जाम दे रहे हैं या JKPSI का एग्जाम दे रहे हैं, तो अभी हाई टाइम है कि आप अपनी रिवीजन करना शुरू करें, और रिवीजन करें थ्रू टेस्ट्स, राइट. विंग से उड़ान ने भी लॉन्च किए हैं टेस्ट, सेक्शनल एंड फुल लेंथ, या फिर अगर आपको सिर्फ फुल लेंथ लेना है तो वो भी अवेलेबल है. हमारे नंबर्स पे कॉल करिए फॉर एनी क्वेरी, या फिर डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप उसको भरकर भी जो है हम तक रीच आउट कर सकते हैं, या फिर अपने आप ही विंग्स उड़ान की एप्लीकेशन पे जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. ठीक है, so thank you and have a nice day and do comment in the comment section.